नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू एस्ट्रो प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस। आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही अद्भुत होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सब जानना चाहते हैं, काफी क्यूरियस रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये ऐसी साइंस है जो अभी से नहीं लेकिन काफी सदियों से हमारे साथ है। कई बारी हम सिर्फ सुनकर रह जाते हैं, उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो एक काफी विख्यात सज्जन पुरुष हैं हमारे साथ, मिस्टर योगेश दत्त ओझा जी। सर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में काफी समय से हैं एंड सर की जो नॉलेज है वो इट्स वेरी प्रोफाउंड। The thing is that today's session is going to be about clarity, decision making, and the deep roots of astrology that we all must know. So, sir, welcome to today's podcast. नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने इसे अपने बचपन से ही सीखते समझते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज जो है वो नागौर राजघराने के राज ज्योतिष रहे हैं। और Okay. मेरे बचपन से ही हमारे पूरे परिवार में ज्योतिष एक सामान्य विषय रहा है। मेरे दादा से मैंने ज्योतिष सीखा, मेरे नाना से मेरे ज्योतिष सीखा। मेरे मदर के मामा जी भी बहुत अच्छे वेल रिनोन ज्योतिष हैं। इवन देन मैं श्रीमाली फैमिली से आता हूँ, तो श्रीमालियों का ये बेसिक कर्म ही ज्योतिष है। Okay. ठीक है। तो हमारे यहाँ बचपन से ही ज्योतिष पे जोर दिया जाता है और बचपन से ही सिखाया जाता है। आज हिंदुस्तान में जितनी भी वेधशालाएं बनी हुई है, हम्म। वेधशाला मतलब अपने जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर बोलते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर बोलते हैं, जी जी। उसका निर्माण भी हमारे श्रीमाली बंधुओं के द्वारा ही हुआ है। ओके। इसलिए ज्योतिष हमारे, ये मान के चलिए, रग रग में ही बस रही है। ठीक है। आपको 27 नक्षत्र, 28 नक्षत्र हमेशा सुने होंगे आपने। जी जी जी। ठीक है। मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, महाभारत कालीन 58 नक्षत्र चलते थे। ओके। और महाभारत से पहले रामायण के काल में 108 नक्षत्र चलते थे। ओके। ठीक है। ग्रह जिस जो किसी और के द्वारा ग्रहण की हुई ऊर्जा को देते हैं। ठीक। समझे बात को आप? इसको ऐसे समझना जी। कि हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, हम्म। बृहस्पति, ये सारे ग्रह सूर्य से रोशनी लेके हमें रोशनी प्रदान करते हैं। जी। ठीक है। ये हमें ऊर्जा किसी से लेके हमें ऊर्जा दे रहे हैं, ओके। जबकि नक्षत्र स्वयं ऊर्जावान है। अच्छा। नक्षत्र स्वयं ऊर्जावान है और इतने ऊर्जावान है कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा है। ओके। आपने देखा होगा कि मेष राशि पे जनरल प्रिडिक्शन क्या होती है। मेष राशि, हर व्यक्ति मेष राशि का, हर व्यक्ति एक जैसे स्वभाव का तो नहीं हो सकता है। हम्म। सही बात है। ठीक है ना। मेष राशि का हर व्यक्ति एक जैसे स्वभाव का क्यों नहीं है, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा बाइफर्केशन किया हुआ है। ओके। हमने एक राशि को 2.25 नक्षत्र दिए हैं। अच्छा। एक नक्षत्र के अंदर हमने 4 चरणों में बांटा है। हम्म। तो आप समझिए, एक राशि को 9 चरण मिले हैं। ओके। मतलब एक चरण में, एक राशि में 4 चरण। अच्छा। और 2.25 राशि हो गई, वो 2.25 नक्षत्र हो गए। हम्म। तो एक नक्षत्र के 4 चरण, 2 नक्षत्र के 8 चरण, हम्म। 2.25 नक्षत्र मतलब 9 चरण हो गए।
अब हर नक्षत्र के चरण का नवमांश देखा जाता है। उसका क्या नवमांश है, उसके अनुसार उस व्यक्ति का स्वभाव तय होता है। नवांश क्या होता है सर? एक नक्षत्र का जो चरण चल रहा है उसका नौवां भाग, उसका अच्छा। नौवां अंश नवमांश कहलाता है। ओके। मतलब हमने उस समय को 9 टुकड़ों में बांट दिया है। ओके। ठीक है। अब एक जन्मता बच्चा है, जो जुड़वा बच्चा है, हम्म। दोनों की एक ही कुंडली बनी, हम्म। मगर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की राशि तो एक ही बन रही है। हम्म। परंतु यहां पर देखने योग्य बात यह है कि उस बच्चे का 60वें अंश की, यानी कि पहले बच्चे की तो जो मुख्य कुंडली है वही रहेगी। हम्म। दूसरे बच्चे की जो कुंडली बनेगी वो उसके 60वें अंश की कुंडली बनेगी। अच्छा। हमने उसको कितने टुकड़ों में बांट दिया? 60 टुकड़ों में बांट दिया। हम्म। हमारा ज्योतिष इतना बड़ा है, इतना महान है, उसको आप एक छोटे से पॉडकास्ट में नहीं समझ पाएंगे। मैं एक जनरल मोटे तौर हम्म। पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जी। हमारा जो ज्योतिष है इतना गहन है, इतना महान है कि उसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं। हम्म। हम्म। कोई कहता है कि भाई मेरे को तो, मैंने आज से पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी कि बार बार जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके ज्योतिष कहीं समझ में आती है। एक दिन काफी का डीप है ज्योतिष ये। नहीं है। जी सर, काफी डीप साइंस है। क्योंकि इतना गहराई में जाया जाएगा उतने ही सीप निकाल के लाए जाएंगे। हम्म। हमारे ज्योतिष विद्या में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं तिथि से, वार से, अपने योग से। ये पंचांग के योग है, वो योग अलग है जो हमारे ऋषि मुनियों ने अलग दिए हैं। ये पंचांग के 5 चीज है। हम डेली पंचांग देखते हैं ना, उसमें 5 चीजें आती है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों चीजों से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन करने के लिए आपको ज्योतिष का गहन अध्ययन होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आज तो कंप्यूटर हो गए, हम्म। इसलिए तुरंत कुंडली बन जाती है, हमने तुरंत वो कर दिया। हम्म। पहले कोई व्यक्ति आता था, उसका कोई प्रिडिक्शन करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था। एक पंडित जी ने छोटा सा टेवा बना के दिया होता था, 4 पन्ने का टेवा होता था। वो हम्म। ले जाता था बेचारा, जबकि उसके पास पूरी कुंडली भी नहीं होती थी। हम्म। तो उसमें पंडित जी ये देख के प्रिडिक्शन करते थे कि उसमें उसका तिथि क्या बोल रही है, उसका वार क्या बोल रहा है, उसका नक्षत्र को क्या बोल रहा है, उसका योग क्या बोल रहा है, उसका करण क्या बोल रहा है। हम्म। ओके। पहले हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके से ज्योतिष में विवाह के लिए रिश्ते तय करने के लिए पंडित जी जाते थे या एक नाई जाता था। हाँ। ठीक है। ये दो ही जने जाते थे, विवाह तय करके आते थे। पंडित जी को क्या पता उस बच्ची का क्या योग है, क्या करण है, क्या नक्षत्र है। हम्म। पंडित जी तो सिर्फ उसको देखते थे। और पंडित जी उसमें क्या देखते थे? उस बच्ची का पैर देखते थे। अच्छा। उसके पैर के अंगूठे का कितना वजन है, उसके पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली कितनी लंबी है, पैर का तलवा कितना ऊंचा है, पैर की एड़ी कैसी है, पैर का जो पृष्ठ भाग होता है कितना ऊंचा है, वो पृष्ठ भाग कितना ऊंचा है। मतलब अगर अंगूठे के पास का हिस्सा किसी स्त्री का बहुत ज्यादा मोटा है, हम्म। तो मतलब वो स्त्री अपने जैसा चलाएंगे वैसे चल तो जाएगी, हम्म। मगर कहीं ना कहीं अपनी जिद को सामने लेकर आएगी। यदि किसी स्त्री के पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली बड़ी है हम्म। तो वो घर पे डोमिनेशन चाहेगी।
ठीक है। यदि किसी महिला का फ्लैट फुट है तो उसका मंगल नीच का है। अगर किसी का पृष्ठभाग नीचा है तो गुरु उसका उच्च का नहीं है, गुरु उसका शांत है। अगर उसका पृष्ठभाग ऊंचा है तो गुरु उसका उच्च का है। वो घर परिवार में पूरा सहयोग देगी, हर निर्णय में वो अपना राय देगी और वो राय सबसे कारगर सिद्ध होगी। यदि एड़ियां फटी हुई है तो राहु का प्रभाव आ रहा है। अगर नाखून टूट रहे हैं तो केतु का प्रभाव आ रहा है। हम्म। मतलब एक चीज से हमने कितना, हमारे हमारे पंडित जी ने वहां जाके ये नहीं देखा कि बच्ची की शक्ल कैसी है, बच्ची का पैर देखा। क्योंकि पंडित जी को मुख्य द्वार के पास में जो कमरा होता था, जिसको हम बसाली बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, जो मुख्य, बाकी चौक होता था और पीछे कमरे होते थे, सिर्फ यही होता था। जी। तो जो मुख्य कमरे का जो, यानी कि मुख्य द्वार के पास में जो कमरा है वहीं तक एंट्री होती थी पंडित जी की, घर के अंदर एंट्री नहीं थी। ओके। उसके बावजूद वो पूरे परिवार का सारा कुछ कच्चा चिट्ठा उस बच्ची के पैर से निकाल लेते थे। और नाई का क्या काम होता था? नाई का काम ये होता था कि उस घर में कितने चूहे दौड़ रहे हैं वो देखता था। अगर जिस घर में चूहे दौड़ेंगे उस घर में धन धान्य भरा हुआ रहेगा। मतलब नाई की एंट्री उस गेट के अंदर भी नहीं थी, गेट के बाहर ही थी। मगर उसके बावजूद भी वह पूरा पता करके जाता था कि परिवार कितना संपन्न है, कैसा है, किस तरीके का है, लोगों से व्यवहार क्या है। थैंक आपने यू फॉर शेयरिंग दिस सर। ये बिल्कुल मतलब ये काफी पता नहीं होगा काफी लोगों को इस बारे में। मेरे को भी सुन के थोड़ा सा नयापन फील हुआ कि ये तो, ये कभी ना नेट पे भी नहीं सुना है। आजकल इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें भी कभी ये वाली बात नहीं पता चली। तो थैंक यू फॉर आपने शेयरिंग दिस। आपने हिटलर का सुना होगा कि हिटलर जी। की सेना बहुत तेज थी, शार्प थी, जीतते जा रही थी। हम्म। हिटलर का क्या नियम था? हिटलर का नियम था, जिस व्यक्ति की नाक बहुत तीखी होगी वही हम्म। व्यक्ति मेरे यहाँ पर सेनापति बनेगा। अच्छा। उसकी सेना में जितने भी सेनापति थे उनकी हाँ। सबकी नाक बहुत ज्यादा शार्प थी। इसके पीछे भी कोई कहानी है, कोई रीजन? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। बहुत ज्यादा शार्प माइंड होगा, निर्णय लेने में माहिर होगा ऐसा व्यक्ति, अच्छा। तुरंत निर्णय लेगा। ओके। ये ये हमारे ज्योतिष का बहुत बड़ा, चलो ये एक विषय है, हम्म। माना मैंने। मगर इस विषय को भी हमने ज्योतिष की तरह देखने का प्रयास किया।